तो चलिए आज हम लोग इसमें हिस्ट्री वाले पार्ट को कवर करेंगे। हाँ, और आज हम लोग पार्ट सेकंड कवर करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे। चलो सेकंड पार्ट को कवर करते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग सेकंड पार्ट में भी कुछ जानेंगे जो पहले पार्ट में किए थे, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास को बोले कि हम लोग इतिहास को 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। जैसे कि एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और दूसरा है ऐतिहासिक काल। हाँ, याद रख सकते हैं। ठीक है, तीनों में अगर अंतर मैं बताना चाहता हूँ, तीनों में अंतर जो था, तीनों में जो अंतर है वो है लिपि के अनुसार। बात करें लिपि के अनुसार, ठीक है। बात करें, देखिए प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे, इसमें बोले कि लिपि का साक्ष्य नहीं था, मतलब कि यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में लिपि का निर्माण हुआ ही नहीं था। ठीक है, ये आद ऐतिहासिक काल की बात करें, यहाँ पे लिपि का निर्माण हुआ था इसलिए टिक मारे हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में लिपि का निर्माण हो चुका था। ठीक है, देखिए जब बात करें, जब प्रागैतिहासिक काल में जब लिपि का निर्माण हुआ ही नहीं था, तो हम लोग तो कोई चीज़ जान नहीं सकते हैं। इसीलिए केवल इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, केवल क्या करके पुरातात्विक साक्ष्य पर के बारे ही हम लोग जानते हैं। यहीं तक है। हाँ, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हम लोग जानते हैं। मतलब कि जितने भी जो है हम लोग ज़मीन को खोद के या इसके बारे में हम लोग एविडेंस करते हैं, या पत्थर को किस तरह से यूज़ करता था, इसके बारे में जानते हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसमें लिपि का निर्माण हो चुका था, लेकिन हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं। अभी तक ये ऐसे चल रही है। जिस दिन हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर उसके बारे में हम लोग काफ़ी जानकारी करेंगे। ठीक है, इसी अंतर्गत हम लोग आता है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, याद रख सकते हैं। उसके बाद एक आता है ऐतिहासिक काल, तो इसके बारे में हम लोग सभी जान चुके हैं कि इसका लिपि क्या है, मतलब ये इतिहास कहना क्या चाहता है, इसके बारे में हम लोग पूरा स्टडी कर चुके हैं। तो ये इस तरह से 3 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए कि प्रागैतिहासिक काल है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल की बात करें, आपको दिख रहा होगा। हाँ, प्रागैतिहासिक काल की बात करें, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। एक है पुरापाषाण काल, एक है मध्यपाषाण काल और दूसरा है नवपाषाण काल। तीनों में अंतर की बात करें, तीनों में जो अंतर है वो है सिर्फ औजार से रिलेटेड। हाँ, कि पुरापाषाण काल के लोग जो औजार यूज करते थे वो काफ़ी भारी थे। मतलब उतना धारदार नहीं थे। धीरे धीरे समय के साथ बीतते गया, वो वजन भी कम होते गया, और धारदार का जो एक बात करें जो मारने का क्षमता था, उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, कुशलता आना शुरू हो गया। तो देखिए पुरापाषाण काल की बात करें, इसका जो टाइम पीरियड है लगभग देखिए 5 के बात करें 5 लाख से लगभग 10,000 ईसा पूर्व के बीच में। देखिए काफ़ी लंबा टाइम पीरियड दिख रहा है कि 5 लाख से 5 लाख 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मिलेगा। ठीक है, मध्यपाषाण काल की बात करेंगे तो ये आपको 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद बात करें नवपाषाण काल, तो ये आपको मिलेगा 8,000 ईसा पूर्व से बाद जितना कर सकते हैं आगे तक। हाँ, तो देखिए कि पुरापाषाण काल सबसे लंबा काल था, तो इसके बारे में इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बाँट के पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा। हाँ, 3 भागों में पढ़ते हैं। जैसे कि एक हुआ निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा हुआ मध्य पुरापाषाण काल और जो तीसरा होगा उच्च पुरापाषाण काल होगा। याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए निम्न पुरापाषाण काल कितना होगा, ये देखिए लगभग 5 लाख से बात करें 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक ये रहेगा। सुना, याद रख सकते हैं। उसी तरह से मध्यपाषाण काल होगा वो 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक होगा, और उच्च पाषाण काल जो होगा वह 40,000 से लेकर वो 10,000 ईसा पूर्व के काल तक होगा। हाँ, ये माना गया है। ठीक, बात करें पुरापाषाण काल की, जो निम्न पुरापाषाण काल बहुत सारे हमको अवशेष मिले हैं। जैसे कि बात करें, जैसे कि उत्तर पश्चिम की बात करें, जैसे हमको सोहन घाटी, सोहन नदी हो गया। हाँ, उसके बाद ये सोहन नदी को तरह अब एक अलग नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं पेबूर चापर चामिंग संस्कृति। हाँ, याद रख सकते हैं इसके। उसके बाद दक्षिण की बात करें तो दक्षिण भारत में हमको क्या क्या मिला है, वहाँ से हमें हैंड एक्सेस मिला है, उसके बाद क्लिपर मिला है। हाँ, और इसका एग्जाम्पल की बात करें वो हमको मिला है भीमबेट का। आप इसे याद रख सकते हैं। ये था निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, मध्यपाषाण काल की बात करेंगे, मध्य पुरापाषाण काल की बात करेंगे, उसका टाइम पीरियड था 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ मिल सकता है हमको मिलेगा बेतवा घाटी, सोन घाटी, हाँ कृष्णा घाटी, बेलन घाटी या नवासा। हाँ, ये सब जितने भी जो एविडेंस वो मिले हमको मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष मिले। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल की बात करेंगे, इसका टाइम पीरियड था 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व था। हाँ, तो कहाँ मिला हमको, बेलन घाटी में मिला होगा। हाँ, बेलन घाटी में। उसके बाद हाँ, उसके बाद रेनीगुंटा मिला होगा, उसके बाद सोन घाटी मिला होगा, और कहीं न कहीं हमको सिम्भू वाला एरिया में मिला होगा। हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। चलिए अब उतना पढ़ लिए। अब हम लोग बाँटते हैं, जैसे कि या हड़प्पा सभ्यता बोलिए या इसे सैंधव सभ्यता बोलेंगे। हाँ, ये जो जितनी भी सभ्यता था वह किस काल में आएगा, वो आएगा आद ऐतिहासिक काल में। हाँ, आद हाँ, ऐतिहासिक काल में आएगा, इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इस काल में क्या खासियत था, इस काल में हाँ, इस काल में खासियत था कि लिपि का निर्माण हो चुका था, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। ठीक है, तो उसी तरह से बात करें हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु सभ्यता बोलिए। हाँ, इसको भी हम लोग 3 तरह से बाँटते हैं। एक बोलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, फिर बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, और फिर बोलते हैं उत्तर हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता बोल सकते हैं। प्रारंभ में क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता धीरे-धीरे बनेगा, और परिपक्व में पूरा कंप्लीट तैयार होगा, और उत्तर में धीरे-धीरे उसका विनाश कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। टाइम पीरियड देखिए दिया होगा प्रारंभिक का 3500 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व के दिया था, और इसके बाद 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को दिया था, और उसके बाद 1750 से लेकर कब तक इसका विनाश हुआ इसके बारे में कोई अभी तक एविडेंस नहीं है। इसको याद रख सकते हैं।
चलिए अब इतिहास के कुछ स्रोत बोलते हैं, जैसे कि हम लोग बांटे, चलिए बात करते हैं। इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत बात करेंगे। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, दोनों में अंतर की बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोत उसे बोलते हैं कहीं न कहीं ये हमें लिखा होगा, जैसे कहीं पत्थर में लिखा होगा, कहीं चट्टान में लिखा होगा, हाँ, कहीं-कहीं शिलालेख या कहीं लिपि उसके बारे में कहीं न कहीं लिखा होगा, ठीक है। साहित्य की बात करेंगे, साहित्य स्रोत की बात करेंगे, ये कहीं न कहीं मात्र बुक्स में लिखा होगा, किताबों में लिखा होगा, हाँ, या पांडुलिपि में लिखा होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पुरातात्विक स्रोत बोले कौन-कौन होता है, उसमें से हमको अभिलेख मिलेगा, अभिलेख मतलब बहुत सारे मुहर, ठीक है, स्मारक बहुत सारा मिलेगा, भवन बहुत सारे हमको मिलेंगे, हाँ, सिक्के मिलेंगे, मूर्तियाँ मिलेंगे, चित्रकला मिलेगा, मोहर मिलेगा। इन सब में जितनी भी जो भी चीज़ लिखे हुए हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, इसको भी 2 बाँटों में हम लोग पढ़ते हैं, एक है भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य, हाँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय साहित्य के बारे में, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। भारतीय साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करें तो इसके बारे में हम लोग 3 भागों में बाँट के पढ़ते हैं। एक है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, उसके बाद है संगम साहित्य, हाँ। तो चलिए इसके बारे में नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग धार्मिक साहित्य से रिलेटेड, हाँ। तो देखिए धार्मिक साहित्य को अगर बात करें तो इसको भी हम लोग 3 भागों में बाँटते हैं। एक है ब्राह्मण, दूसरा है बौद्ध, हाँ, दूसरा है आगे बात करें तो जैन, हाँ। तो इस तरह से धार्मिक साहित्य को बाँटा गया है, हाँ। एक है ब्राह्मण, एक है बौद्ध, दूसरा है जैन, हाँ। तो मैं ब्राह्मण के बारे में बात बताऊँगा, पहले मैं बौद्ध और जैन का बताता हूँ, हाँ। ये किताब ये ज़रूर याद रखिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम पूछते हैं सीधे, हाँ। जैसे कि बौद्ध से रिलेटेड बात करें, धार्मिक साहित्य से रिलेटेड, वो होगा आपका सूत पिटक, विनय पिटक, हाँ। उसके बाद बात करें अभिधम पिटक, उसके बाद हाँ मिलिंद उसके बाद बात करें बुद्ध चरित्र और दूसरा होगा दिव्य दान, हाँ। ये जितने भी एग्जाम ऐसे पूछ लेते हैं कि बुद्ध चरित्र जो है वो किस धर्म में साहित्य से जुड़ा हुआ है, जैन से, बौद्ध से, या बात करें ब्राह्मण से, तो ये होगा बौद्ध से, याद रख सकते हैं। दिव्यदान, हाँ, यहाँ तक याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैन साहित्य की बात करेंगे, जैसे उसमें होगा परिशिष्ट, हाँ, परिशिष्ट पर्वणों की बात करें, उसके बाद भद्र बाहु चरित्र की बात करेंगे, उसका भगवती सूत्र, ये खूब एग्जाम में पूछते हैं, हाँ, भगवती सूत्र हो गया, दूसरा है कल्प सूत्र, हाँ। ये जितने भी है ये जैन साहित्य है, जो भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी हमें मिलती है। अब आते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे, हाँ। तो ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे तो ब्राह्मण साहित्य को हम लोग काफ़ी भागों में बाँटा गया है। जैसे सबसे पहले हम लोग वेद बोलते हैं, वेद में बाँटे हुए हैं, उसके बाद ब्राह्मण में बाँटे हैं, ब्राह्मण में, फिर आरण्य में बाँटे हैं, उपनिषद में बाँटे हैं, वेदांग में बाँटे हैं, उपवेद में बाँटे हैं, षड दर्शन में बाँटे हुए हैं, महाकाव्य में बाँटे हैं, पुराण में बाँटे हैं, या उसके बाद स्मृति में बाँटे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, मतलब ब्राह्मण को बाँटते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ब्राह्मण लिख सकते हैं, ब्राह्मण में याद रख सकते हैं। अब वेद में भी है, देख सकते हैं, जैसे वेद हम लोग जानते हैं, वेद 4 वेद होता है, आगे क्लास में हम इसको कवर करेंगे, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद कार्य पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक उपनिषद भी था, हाँ। उसके बाद षड्दर्शन सब हम लोग पढ़ लिए। ये ब्राह्मण को अलग अलग तरह से हम लोग बांटे हुए हैं, आप देख लीजिए। चल अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे, जैसे वेद बोले, हाँ, ब्राह्मण को जिस तरह से बांटे, हाँ, यहाँ हम लोग ब्राह्मण बोले, हाँ, हाँ, ब्राह्मण को हम बाँट के ना, तो ब्राह्मण को हम लोग तरह-तरह से बाँट करते हैं। तो ब्राह्मण, हाँ, तो इसमें वेद बोले, वेद टोटल 4 होता है, कौन-कौन? जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ हमको मिलेगा ऐतरेय ग्रंथ, उसके बाद बोलेंगे कौशितकी ग्रंथ मिलेगा और कोपथ की भी मिलेगा। ये सब जितने भी है ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अरण्य की बात करेंगे तो अरण्य में जैसे हमको मिलेगा तैत्तिरीय ग्रंथ, उसके बाद मैत्रेयी ग्रंथ मिलेगा और ऐतरेय के मिलेगा, हाँ। ये सब अरण्य के एग्जाम्पल हैं। वेदांत की बात करेंगे, इसकी संख्या टोटल 6 होती है। एग्जाम में कब पूछते हैं कि वेदांत कितना होता है, टोटल 6 होता है, जैसे कि शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, हाँ, ये सब याद रख सकते हैं, ये सब वेदांग है। उपवेद की बात करेंगे, जैसे उसमें से आएगा एक, बात करें आयुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद और है शिल्प वेद, हाँ। ये क्या है, उपवेद है, ठीक है। महाकाव्य की बात करेंगे, 2 महाकाव्य है, एक रामायण, एक दूसरा है महाभारत, हाँ, याद रख सकते हैं। षड दर्शन की बात करेंगे, षड दर्शन में जैसे आएगा एक सांख्य आएगा, इसमें योग आएगा, न्याय आएगा, वैश्विक आएगा, पूर्व मीमांसा आएगा और उत्तर मीमांसा होगा, हाँ। तो ये सब कितना होगा, ये है षड दर्शन, ठीक। पुराण की बात करेंगे, पुराण में जैसे विष्णु पुराण आएगा, भागवत पुराण आएगा, शिव पुराण आएगा, गरुड़ पुराण आएगा, हाँ। जैसे 18 पुराण होते हैं तो उसमें से कुछ नाम दिए हुए हैं, ठीक है। स्मृति की बात करेंगे, इसमें जैसे होगा मनु स्मृति, नारद स्मृति और है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, हाँ। तो ये होगा याज्ञवल्क्य, ऐसे पड़ेगा, हाँ। तो ये है स्मृति से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य में, जैसे कि इसमें जो होगा भारत के बारे में बताया गया है कि कैसे वहाँ पे इसका इतिहास था, क्या किस तरह से काम करता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करेंगे, सबसे हमको मिलेगा एग्जाम्पल याद करेंगे, जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने लिखा था, याद करें। अर्थशास्त्र कौटिल्य है, इसमें भारत के राजनीति के बारे में काफ़ी जानकारी हमको मिलती है। उसके बाद रजत रंजनी की बात करेंगे, इसको किसने लिखा, कलहन ने लिखा था। अष्टाध्यायी किसने लिखा था, वो लिखा था पाणिनि ने। उसके बाद मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, वो लिखा था विशाखा दत्त ने। और बात करें अभिज्ञान शकुंतलम, हाँ, ये किसने लिखा था, वो लिखा था कालिदास ने। ये था, ये जितनी भी था, ये था धर्मनिरपेक्ष साहित्य।
चलिए अब थोड़ा कालिदास के बारे में जान लेते हैं, ये सब वही उसी रिलेटेड है। तो कालिदास ने बहुत सारी किताब लिखे हैं, बुक लिखे हैं, जैसे कि एक है बात है अभिज्ञान शकुंतलम, ये यार एग्जाम में डायरेक्ट पूछते ही सब अभिज्ञान शकुंतलम। बात करें तो मालवी, हाँ मालविका अग्निमित्रम, हाँ इसे याद रख सकते हैं, ये मालविका अग्निमित्रम ये सब हो गया। रघुवंश हो गया, मेघदूत हो गया, ये सब तो मतलब बात करें तो वीवीआई एकदम है। ये रघुवंश किसने लिखा? कालिदास ने। मेघदूत किसने लिखा? तो कालिदास ने। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम तो काफ़ी फेमस है ये है। बाणभट्ट की बात करेंगे, हाँ बाणभट्ट, हाँ तो बाणभट्ट की बात करेंगे तो उसमें से दो लिखा था, एक हर्षचरित और दूसरा लिखा था कदम्बरी, हाँ याद रख सकते हैं। हाँ हर्षचरित काफ़ी फेमस है। उसके बाद संगम साहित्य की बात करेंगे, हाँ संगम साहित्य में हम लोग बात करेंगे जैसे कि तुरुकुल हो गया, शिल्पादिकारम हो गया, उसके बाद मणिमेखली हो गया, उसके बाद जीवक चिंतामणि हो गया। हाँ तो ये जिसने भी था ये था संगम साहित्य के बारे में। हाँ चलिए अब कुछ विदेशी साहित्य स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो विदेशी स्रोत की बात करेंगे तो इसमें से जैसे कि हम लोग बात करें, पहले हम लोग यूनान के बारे में पढ़ेंगे, यूनान को रोम भी बोलते हैं। चीनी साहित्य के बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बाद अरबी साहित्य के बारे में बात करेंगे। हाँ तो यूनान में कौन कौन लेखक आए, जैसे कि मेगास्थनीज हो गया, हाँ मेगास्थनीज हो गया, टॉलमी हो गया, हेरोडोटस हो गया, निरियाकस हो गया, और दूसरा है अस्ट्रियोबुलस हो गया। ये जितनी भी था ये यूनान या रोम के लेखक थे, ठीक है। चीनी लेखक की बात करेंगे, इसमें फाहियान होगा, हैंसांग होगा और इदसिंग होगा, ये सब काफ़ी फेमस थे। अरबी लेखक की बात करेंगे, अरबी में जैसे होगा अल सुलेमान होगा और अल मसूदी होगा और अल बात करेंगे इब्न बबूता होगा। हाँ ये बहुत याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इब्न बबूता मतलब कि कहाँ से था, अरबी था, चीनी था या यूनानी था? याद रख सकते हैं वो अरबी था। आगे अब कुछ अभिलेख के बारे में बात करते हैं, जिस तरह से हम लोग बात करें साहित्य, हाँ अभिलेख के बारे में, जैसे कि बहुत सारे अभिलेख हमको मिले हैं। जैसे एक है हाथी गुफा अभिलेख, हाँ तो हाथी गुफा अभिलेख, अभिलेख उसको बोलते हैं कहीं न कहीं चट्टान में आपको लिखा हुआ मिलेगा, हाँ उसी को बोलते हैं अभिलेख, ठीक है। हाँ अभिलेख, ठीक है। तो जो हाथी गुफा अभिलेख है इसमें हम लोग क्या मिलेगा, इसमें जो जानकारी हमें मिलेगा वो खारवेल शासक के बारे हमको मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक है जूनागढ़ अभिलेख, इसमें हम लोग रुद्र दामन शासक के बारे में जानकारी मिलेगा। एक नासिक अभिलेख है, इसमें हम लोग क्या क्या मिलेगा जानकारी, इसमें हम लोग गौतमी बलश्री, हाँ गौतमी बलश्री ये एक रचनाकार थे। हाँ जब नासिक अभिलेख, हाँ ये गौतमी जो बलश्री था ये एक रचनाकार थे। इसमें हम लोग सातवाहन शासक के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। उसी तरह से बात करें हाँ बात करें प्रयाग, हाँ पराग स्तंभ, हाँ पराग स्तंभ की बात करेंगे, पराग स्तंभ अभिलेख की बात करेंगे, इससे हम लोग समुद्रगुप्त के बारे जानकारी मिलते हैं। हाँ तो समुद्रगुप्त के बारे जैसे कि उसने क्या क्या विजय किया, उसकी नीतियाँ कैसी थी, इसके बारे में हम लोग जानकारी बात करते हैं, ठीक है। एक है एहोल अभिलेख, हाँ तो एहोल अभिलेख में हम लोग किसके बात करते हैं, इसमें हम लोग पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष का किस तरह से युद्ध हुआ था। हाँ तो इसके बारे में हम लोग जानकारी जो मिलता है वो मिलता है एहोल अभिलेख में, अब इसे याद रख सकते हैं। आगे है भीतरी अभिलेख, हाँ भीतरी स्तंभ अभिलेख, हाँ इसमें हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में बात करते हैं, उसका किस तरह से किसने शासन किया उसके और पूरा बैकग्राउंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे है एक है मंदसौर अभिलेख, हाँ तो मंदसौर अभिलेख में हम लोग क्या करते हैं, उसमें मालवा नरेश जो था, हाँ यशोवर्धन, हाँ वसोधर्मन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसकी जानकारी मिलता है मंदसौर अभिलेख में। हाँ चलिए अब कुछ साहित्य स्रोत के बारे में बात करेंगे, कुछ रचनाकार है इसके रहे, हाँ जैसे कि सबसे फर्स्ट बात करेंगे जैसे अष्टाध्यायी, हाँ इसको किसने लिखा, इसको पाणिनि ने लिखा। क्या लिखा? पाणिनि ने। हाँ तो पाणिनि में जो अष्टाध्यायी पढ़िएगा तो वो क्या है, पाणिनि का वो है व्याकरण ग्रंथ, हाँ अब इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। मुद्रा राक्षस की बात करेंगे, हाँ ये इसको लिखा विशाखा दत्त ने। हाँ उसमें मौर्य काल के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। हाँ तो मौर्य काल से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी मिलता है। जैसे महाभाष्य की बात करेंगे, महाभाष्य को किसने लिखा, उसने लिखा पतंजलि ने। इसमें पुष्यमित शुंग के बारे में हमको जानकारी मिलता है, ठीक है। उसके बाद कथाश्रित सागर की बात करेंगे, इसमें सोमदेव के बारे में हमको पूरा सॉरी कथाश्रित सागर जो रचना किया वो किया सोमदेव ने। इसमें मौर्य काल के बारे में हम लोग जानकारी मिलती है। आगे बात करेंगे एक है बृहद, हाँ बृहद कथा मंजरी, इसमें हाँ इसका रचनाकार क्षेमद्रथ था, उसके इसमें मौर्य काल के बाद जानकारी मिलती है। एक था अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नीति शास्त्र की बात करेंगे, इसकी रचना कामदंड ने किया था, कामदंक ने किया था, इसके गुप्तकालीन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके दूसरा है माल, हाँ माल विकांगन मित्रम, हाँ इस कालिदास ने इसकी रचना की थी, इसमें हम लोग शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक है मृक्ष कट्टिकम, हाँ ये इसको शूद्रक ने लिखा था, इसमें हम लोग गुप्तकालीन समाज के बारे हाँ हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और हर्षचरित की बात करेंगे, इसको बाणभट्ट ने लिखा था और उसमें हम लोग हर्ष के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करें एक है पृथ्वीराज रासो, इसको चंद्रबरदाई ने लिखा था, इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे है एक रचित रंगनी, हाँ इसको कलहन ने लिखा था और इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। कुछ विदेशी स्रोत के बारे में बात करेंगे हम लोग। हाँ तो जैसे कि एक यूनान हो गया, हाँ यूनान से बात करें तो यूनान से कौन कौन था, तो यूनान से था टीसीएस, हेरोडोटस, हाँ याद रख सकते, ठीक है।
टीसीएस जो था वह ईरान का राजवैद्य था। याद रखते हैं, अक्सर क्वेश्चन ईरान का राजवैद्य कौन था, तो टीसीएस था। इतिहास हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता के नाम से जानते हैं। हाँ, और बात करें जो हेरोडोटस है वो 5वीं शताब्दी में आया था। हाँ, और इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम है, हाँ, एक बुक लिखा था, हाँ, एक बुक लिखा था, हिस्टोरिका की रचना की थी। हाँ, और इसमें क्या इसके बारे में जानकारी मिला था, इसमें जो जानकारी हमको मिलती है, जानकारी जो हमें मिलती है, इसमें मिलती है भारत और फारस के संबंध के बारे में हमको जानकारी मिलती है, याद रख सकते हैं। ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले बहुत सारे लेखक थे, उसमें से एक था निरियाकस। हाँ, निरियाकस था, आर्ने सिक्रेटस था और था एस्ट्रोबुलस था। ये सब था सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। ठीक है, इंडिका की बात करें, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। सब कैसे मेगास्थनीज। हाँ, इसमें इसमें जो जानकारी मिलती है उसमें मिलता है सेलुकस निकेटर का राजदूत था। बात करेंगे जो इंडिका जो था ना, इंडिका, हाँ, इंडिका जो मेगास्थनी जो रचना कौन था ये, हाँ, मेगास्थनी। मेगास्थनी जो था वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। हाँ, और उसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, उसमें मौर्य समाज के बारे में, हाँ, कि वहाँ का समाज किस तरह से था, किस तरह से फला, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। एक डायमेकस की बात करेंगे, डायमेकस कौन था, ये था सीरियल नरेश, हाँ, एंटियोकस का राजदूत था। याद रख सकते हैं कि डायमेकस क्या था, सीरियल नरेश एंटियोकस का एक राजदूत था। ठीक है, इसमें हम लोग जो ये जो डायमेकस था ये बिंदुसार के दरबार में भी आया था, याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डायनियो, हाँ, डायनियोसियस की बात करेंगे, ये मिस्र नरेश टॉलमी, हाँ, टॉलमी बात करें। उसके बाद फिलोडेल्फस की बात करें, ये फिलोडेल्फस का राजदूत, हाँ, कौन था, डायनियोसियस। हाँ, डायनियोसियस बात करें, मिस्र नरेश टॉलमी या फिलाडियस का राजदूत था। ठीक है, और ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था, इसे याद रख सकते हैं, डायनियोसियस। अब बात एक था ज्योग्राफी, हाँ, ज्योग्राफी की रचना टॉलमी ने की थी, याद रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीनी यात्रियों की बात करेंगे तो हाँ, चीनी यात्री आकर भारत में क्यों आते थे, आने का क्या कारण था, उसका आने का जो सबसे पहला कारण था वो था, पहली बात है जो चीनी यात्री थे वह एक बौद्ध अनुयायी थे। हाँ, वो बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते थे कि किस तरह से भारत में बौद्ध धर्म का फैलाव, किस तरह से वहाँ से लोग जुड़े हैं, इसके वजह से। तो चीनी यात्री आते थे बौद्ध धर्म के जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो वो चीनी यात्री क्या थे, वो एक बौद्ध अनुयायी थे। वह क्या लगा, बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे कि आखिर जानना चाहते थे कि किस तरह से निर्माण हुआ, कौन कौन से तीर्थ स्थल है। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए चीनी यात्री इंडिया आते थे। हाँ, तो कौन कौन चीनी यात्री आए हैं, सबसे पहले फाहियान आया है। कब आया फाहियान, वो 5वीं शताब्दी में आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यार कैसे, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और जब वो आया तो उसने क्या देखा, भारतीय समाज के बारे में काफ़ी उसने जानकारी प्राप्त की, जैसे कि भारतीय समाज कैसा था, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस सब के बारे में जानकारी फाहियान ने किया। ठीक है, हैंसा की बात करेंगे, ये आया 7वीं शताब्दी में। हाँ, उसके बाद हैंसा जो आया वो किसके शासनकाल में आया, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हाँ, हैंसांग हर्ष, याद रख सकते हैं, एक ही जैसे मिल रहा है। और हैंसांग जब आया तो उसने एक रचना की CU की, इसके बारे में हमें हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। ठीक है, एक आया इत्सिंग। हाँ, इत्सिंग जो यार करें, ये भी 7वीं शताब्दी में आया। हाँ, ये जब आया तो ये नालंदा विश्वविद्यालय घूमा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय घूमा और उसमें भारत का पूरा वर्णन किया। हाँ, भारत का पूरा वर्णन किया। बात करें तो इत्सिंग ना, ये सब जितने भी था, फाहियान था, हैंसांग था और उसके बाद इत्सिंग था, ये सब चीनी यात्री थे। अरब यात्री की बात करेंगे तो अरब यात्री बात करें तो ये पूर्व, हाँ, ये पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज, हाँ, जो अरब यात्री रहते थे, ये बात करिए पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज की जानकारी प्राप्त करने आते थे और वहाँ की संस्कृति कैसे थी इसकी बारे में बात करते हैं। हाँ, तो अरब यात्री में बात करें सबसे पहले आया था अलबरूनी। हाँ, वो आया था 11वीं शताब्दी में। हाँ, वो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। बात करें मोहम्मद गजनी के साथ आया था। हाँ, और उसने एक बुक लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में, जिसका नाम था तहकीक ए हिंद। हाँ, याद रखते हैं, तहकीक ए हिंद बोलिए या उसे हम लोग किताबुल हिंद या भारत की खोज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हाँ, अलबरूनी ने लिखा था। ठीक है, बहुत सारे अरबी लेखक भी आए थे, जैसे कि बात करें एक अलबरूनी आया था, उसके बाद अल अल बिलादुरी आया था, जैसे सुलेमान आया था, हसन निजाम आया था, फरिश्ता आया था, निजामुद्दीन आया था, उसका इब्न बबूता आया था। ठीक है, बात करें इब्न बबूता, हाँ, ये कब आया था, ये 14वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, तो जब ये 14वीं शताब्दी में आया था तो उसने एक बुक लिखा रहेला। हाँ, याद रखना, उसने एक बुक लिखा रहेला, याद रखना बुक। और उसमें भारत के यात्रा, भारत में यात्रा विवरण खासकर अरबी से रिलेटेड किस तरह से लेखा जोखा है उसको रिलेटेड किया था। और जो बात करें ये रहेला जो लिखा वो अरबी भाषा में लिखा था। जो इब्न बबूता बात कर रहे थे, इब्न बबूता को, हाँ, इब्न बबूता को सुल्तान मोहम्मद, हाँ, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसे याद करके क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली में काजी का पद नियुक्त किसी जो इब्न बबूता को किया गया था वो किस शासन ने किया था, तो वो था मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, इसे याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा है। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड। हाँ, तो प्रागैतिहासिक काल हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि प्रागैतिहासिक काल, हाँ, प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, वहाँ पे केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था। ठीक है, अब उसी तरह से पूरा पाषाण काल को जब हम लोग बांटे थे, हाँ, तो वो था 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच बटा हुआ था। इसमें से एक निम्न था, एक मध्य था, दूसरा था उच्च था। हाँ, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। हाँ, जैसे कि
अब बात करें जैसे कि महाराष्ट्र, अभी सब कहाँ-कहाँ से हमको मिले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, हाँ। तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर आरंभिक पुरापाषाण काल के बहुत सारे अवशेष हमको मिले। जैसे कि कहाँ का उसके हथियार औजार कैसे थे, तो हस्त कुठार थे, वीरार्दनी थे, उसके बाद खंडक चौपर था। ये सब औजार के नाम हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। ये सब क्या थे? ये सब औजार के नाम हैं, हाँ। तो उसके बाद एक है निम्न पुरापाषाण काल, ये दिख रहा है ना निम्न पुरापाषाण काल। उसके बाद कहाँ मिला निम्न पुरा वहाँ मिला सोहन घाटी जो पाकिस्तान में है, वहाँ पेबुर चापर, इसे सोहन घाटी को हम लोग पेबुर चापर चापिंग के नाम से भी जानते हैं। हाँ, वहाँ पे हैंड एक्सेस क्लीपर संस्कृति या बेलन घाटी खासकर बात करेंगे हैंड एक्सेस क्लीपर संस्कृति जिसके नाम से जानते हैं। वहाँ हमें बेलन घाटी खासकर यूपी जो मिर्ज़ापुर में है, हमको बहुत सारे वहाँ साक्ष्य मिले हैं। निम्न पुरापाषाण काल के। और दूसरा है भीमबेटका, हाँ, तो ये सब कहाँ था हमको पुरापाषाण काल के काफ़ी सारे अवशेष मिले, हाँ। तो इसका और भी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हाँ।